नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर निकलने वाले हैं। हम टाइम में पीछे जाएंगे और समझेंगे लाइफ की सबसे बड़ी कहानी को। ये जिंदगी आखिर शुरू कैसे हुई? तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। कभी रात को आसमान में तारे देखें और सोचा है कि यार ये सब कुछ, मैं, तुम, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, हम सब यहाँ आए कैसे? जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? ये यूनिवर्स के सबसे बड़े सवाल हैं और आज हम इनके जवाब ढूंढने निकले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम यूनिवर्स के जन्म से शुरू करेंगे, फिर लाइफ के केमिकल स्टार्ट को समझेंगे, डार्विन के कमाल के आइडियाज में डुबकी लगाएंगे और आखिर में एवोल्यूशन के पक्के सबूत भी देखेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम के लिए सब कुछ याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला सेक्शन, लाइफ की कहानी को समझने से पहले हमें उस स्टेज को समझना होगा जिस पर यह कहानी हुई है, यानी हमारा यूनिवर्स और हमारी प्यारी अर्थ। तो शुरुआत करते हैं इस कॉस्मिक कहानी से। जरा इस टाइमलाइन को देखो। माना जाता है कि यूनिवर्स लगभग 20 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन, जिसे द बिग बैंग कहते हैं, से शुरू हुआ। उसके काफी टाइम बाद, लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ बनी और उसके बस 500 मिलियन साल बाद ही, यानी 4 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ के पहले साइन दिखे। और पहले सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ वो आए आराम से 2 बिलियन साल पहले। सोचो कितनी पुरानी है ये सब कहानी। तो ये हमें अगले बड़े सवाल पर ले आता है। चलो ठीक है, अर्थ तो बन गई, पर एक बेजान नॉन लिविंग प्लैनेट पर लाइफ यानी जिंदगी आई कहां से? नॉन लिविंग मैटर से पहली लिविंग चीज कैसे बनी? चलो पता लगाते हैं। पता है, बहुत टाइम तक लोग सोचते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन में, मतलब लाइफ अपने आप आ सकती है नॉन लिविंग चीजों से, जैसे कीचड़ से कीड़े मकोड़े। पर इस थियोरी को लुई पास्चर ने गलत साबित किया। फिर आई मॉडर्न थियोरी, जिसे कहते हैं केमिकल एवोल्यूशन। ये दी थी ओपारिन और हेल्डेन ने। उनका कहना था कि लाइफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से शुरू हुई। एब ओपैरन और हेल्डेन का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा, इमेजिन करो शुरू की अर्थ को, बहुत हाई टेम्परेचर, हर वक्त ज्वालामुखी फट रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। उसकी जगह मीथेन और अमोनिया जैसी गैसेस हैं। ऐसे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में उन्होंने कहा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए और उन्हीं से पहली लाइफ बनी। लेकिन ये तो बस एक हाइपोथेसिस था, एक आइडिया था। इसका कोई सबूत था? बिल्कुल था। 1953 में एस.एल. मिलर ने इसका प्रूफ दिया। उन्होंने एक लैब में एक फ्लास्क के अंदर अर्ली अर्थ जैसी कंडीशंस बना दी, वही गैसेस, हाई टेम्परेचर और बिजली के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क्स। और पता है क्या हुआ? सिर्फ एक हफ्ते में उन्हें उस फ्लास्क में अमीनो एसिड्स मिले, यानी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि हाँ, केमिकल एवोल्यूशन पॉसिबल था। चलो, लाइफ तो शुरू हो गई, पर एक सिंपल से सेल से आज हम इतने लाखों अलग अलग तरह के जीव जंतु कैसे देखते हैं? इसका जवाब एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने दिया, जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। और उन्होंने दुनिया को एक जबरदस्त कंसेप्ट दिया, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये नेचुरल सिलेक्शन है क्या? सिंपल भाषा में इसे नेचर का एक टैलेंट शो समझो। यहां सिर्फ वही परफॉर्मर आगे जाता है जो सबसे फिट हो। अब यहां फिट का मतलब ताकतवर नहीं है। फिट का मतलब है वो जीव जो अपने एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से अडेप्ट कर ले, जो जिंदा रह पाए और अपने जैसे और जीव पैदा कर पाए। नेचर उसी को सिलेक्ट करती है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है बच्चों, एवोल्यूशन में फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मतलब बॉडी बिल्डिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब है बदलते माहौल में अडेप्ट करना, जिंदा रहना और अपने जीन्स को अगली जनरेशन तक पहुंचाना। असली फिट वही है। डार्विन की थ्योरी सुनने में तो काफी अच्छी लगती है, पर क्या इसका कोई प्रूफ है, कोई सबूत? जी हां, बिल्कुल है। अब हम बनेंगे डिटेक्टिव और एवोल्यूशन के सुराग ढूंढेंगे, वो सबूत जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। यहां से कहानी और पक्की हो जाती है। पहला सबूत है होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमो का मतलब सेम, तो ये वो ऑर्गन्स हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजिन तो सेम है, पर उनका फंक्शन, उनका काम अलग अलग है। ऐसे समझो कि एक ही ब्लूप्रिंट से अलग अलग टूल्स बना दिए गए। ये कॉमन ब्लूप्रिंट एक कॉमन एंसेस्टर यानी एक साझे पूर्वज की तरफ इशारा करता है। इस इमेज को देखो, इंसान का हाथ, चीते का पैर, व्हेल का फ्लिपर और चमगादड़ का पंख। अंदर से देखोगे तो सब में हड्डियों का पैटर्न सेम है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। लेकिन इनका काम एकदम अलग। इंसान लिखने के लिए यूज करता है, चीता दौड़ने के लिए, व्हेल तैरने के लिए और बैट उड़ने के लिए। सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन। ये कॉमन एंसेस्ट्री का पक्का सबूत है और इससे हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन।
होमोलॉगस के ऑपोजिट होता है एनालॉगस। यहाँ स्ट्रक्चर अलग अलग होता है पर फंक्शन सेम होता है। जैसे एक तितली के पंख और एक चिड़िया के पंख, दोनों उड़ने के काम आते हैं पर उनका इंटरनल स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट है। ऐसा तब होता है जब अलग अलग स्पीशीज एक ही प्रॉब्लम का एक जैसा सोल्यूशन निकालते हैं। इसे कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। चलो अब नेचुरल सिलेक्शन का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पेड़ों पर हल्के रंग के लिचन होते थे, तो सफेद रंग के मॉथ्स आसानी से छुप जाते थे और बच जाते थे, जबकि काले मॉथ्स को चिड़िया आसानी से देखकर खा जाती थीं। पर रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्री के धुएं से पेड़ काले हो गए। अब क्या हुआ? अचानक काले मॉथ्स आसानी से छुपने लगे और सफेद मॉथ्स शिकार बनने लगे। देखा, माहौल बदला और नेचर ने फिटेस्ट ट्रेट को सिलेक्ट कर लिया। यह हमें एक और कमाल के एवोल्यूशनरी प्रोसेस पर ले आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक ही पूर्वज यानी सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज से बहुत सारी नई स्पीशीज पैदा हो सकती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एडैप्टिव रेडिएशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस। जब डार्विन गलापागोस आइलैंड्स गए, उन्होंने देखा कि वहां बहुत अलग अलग तरह की फिंचेस यानी चिड़ियां थीं और सबकी चोंच का शेप और साइज अलग था। बाद में उन्हें समझ आया कि ये सब एक ही कॉमन एंसेस्टर से बनी हैं। हर आइलैंड पर जैसा खाना अवेलेबल था, किसी पर बीज, किसी पर कीड़े, उस हिसाब से उनकी चोंच अडाप्ट हो गई, एक से अनेक बन गए। ऐसा ही एक और जोरदार एग्जाम्पल हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, वहां के मार्सुपियल्स के साथ। वो जानवर जो अपने बच्चों को पाउच में रखते हैं। एक कॉमन एंसेस्टर से कितनी सारी वैरायटी के मार्सुपियल्स इवॉल्व हो गए। टैस्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, कोआला, सबने अलग अलग इकोलॉजिकल रोल के लिए खुद को अडैप्ट कर लिया। तो क्या एवोल्यूशन रुक गया है? बिल्कुल नहीं। हम इसे आज भी होते हुए देख सकते हैं। जब हम खेती में पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो कुछ कीड़े जिन पर असर नहीं होता वो बच जाते हैं और अपनी आबादी बढ़ाते हैं। सेम चीज होती है बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स के साथ। ये इंसानों की वजह से हो रहा एवोल्यूशन है, जिसे एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन भी कहते हैं। चलो, तो हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो ये है आपके एग्जाम के लिए जरूरी नोट पॉइंट्स। पहला, लाइफ की शुरुआत केमिकल एवोल्यूशन से हुई। दूसरा, एवोल्यूशन का मेन इंजन डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन है। तीसरा, फिटनेस का मतलब है रिप्रोड्यूस करने की काबिलियत। चौथा, एवोल्यूशन के पक्के सबूत हैं जैसे होमोलॉगस ऑर्गन्स। और पांचवां, अडैप्टिव रेडिएशन से एक कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी डाइवर्सिटी पैदा होती है। जैसा कि हमने देखा, एवोल्यूशन एक कांस्टेंट, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। आज की इस दुनिया में जहां पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है और टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, आपके हिसाब से फ्यूचर में कौन सा ऑर्गेनिज्म फिटेस्ट कहलाएगा? सोचिएगा जरूर। हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट साइंस क्वेश्चन बैंक, जो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इस एक पैक में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के टोटल 50 चैप्टर्स। हर चैप्टर से हमने सिलेक्ट किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ वही सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पर और अपनी प्रेप को दीजिए एक विनिंग एज। ये पूरा बंडल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिजिटल कॉपी अभी ग्रैब कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे।